चलिए देखिए, हम आज की क्लास में देखने वाले हैं प्रतिनिधिक दायित्व एवं राज्य का दायित्व। तो ये दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम अभी पहले देखेंगे प्रतिनिधिक दायित्व, ठीक है। तो देखिएगा कि सामान्य क्या बोलते हैं इसके बारे में। कोई एक परिभाषा एक उठा के आपको याद करनी जरूरी रहती है ना। तो परिभाषा के अनुसार आप उसको समझ सकते हो और उस विषय को समझने का अच्छा प्रयास होता है वो, ठीक है। और हर किसी का परिभाषा पूर्ण नहीं माना जा सकता, है ना। आप भी कोई परिभाषा लिख सकते हो, अपने तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, पर वो भी पूर्ण नहीं कहलाएगा, केवल वो समझने के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सामान्य क्या बोलते हैं। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए दायी होता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कृत्यों के लिए भी विधि द्वारा दायी ठहराया जाता है, चाहे वह निर्दोष ही क्यों ना हो। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में एक बार ये बताया था कि ऐसा होता है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए तो आप हमको दायी ठहराओगे ही, पर कुछ ऐसे अपवाद होते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई मालिक बैठा है ना, और मेरे से वो अकृत्य हो जाता है तो उसके लिए भी मैं दोषी ठहराऊंगी, साथ में मेरा मालिक भी ठहराएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रतिनिधिक दायित्व, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रतिनिधिक दायित्व होता क्या है। ये एक मतलब कि ये क्या चीज होता है कि प्रतिनिधिक दायित्व में ना दो लोग होते हैं अकृत्य करने वाले, एक नहीं होता है, ठीक है। पहला तो ये बोल सकते हो या तो मालिक होता है या तो नौकर होता है, या तो मालिक के द्वारा एक नौकर जो काम कर रहा है उसके अधीन रह के वो होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सिद्धांत है, जो इसका आधार है ना, वो दो चीजों पे टिका हुआ है, ठीक है। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि अगर ये है तो वो प्रतिनिधिक दायित्व कहलाएगा, ठीक है। ये वाला जो सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आप बहुत अच्छे से अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वासी फैक्टिस पर ऑटिस फेसिट पर से, ठीक है। ये सब लैटिन वर्ड्स होते हैं, याद करना आसान नहीं होता है, बट आप इसको ऐसा ही समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पर इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या होगा, ये होगा आपका दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला ही असली करता है, ठीक है। ये जो पहला सिद्धांत है इसका, है ना, ये जो प्रतिनिधिक दायित्व का पहला सिद्धांत है या आधार है जिसपे ये टिका हुआ है, उसका सबसे पहला मूल क्या है। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला होता है, ठीक है, उसी को असली कर्ता माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मालिक और नौकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मालिक क्या हुआ, मालिक तो मेन है, ठीक है। मालिक के आदेश के अनुसार नौकर कोई कार्य करता है, ठीक है। तो ये कार्य कर रहा है तो ये क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट मेन मतलब प्रत्यक्ष दिखने वाला क्या हुआ, प्रत्यक्ष दिखने वाला क्या हुआ, ये अकृत्य करता हुआ, ठीक है। जब ये पहला जो प्रत्यक्ष रूप से ये अकृत्य करता दिखता है पर ये मेन नहीं दिखता है, पर ये जब नौकर बताता है कि मैं अपने मालिक के दिए हुए कार्य को कर रहा हूं, है ना, यानी कि मालिक ने मुझे कहाँ भेजा है, कुछ सामान लेने के लिए भेजा है, और गाड़ी से आप मतलब आपको या किसी राहगीर को चोट लग जाती है, ठीक है, तो वो राहगीर किसके ऊपर केस करेगा, नौकर के ऊपर करेगा, है ना। तो नौकर नौकर तो अपना बचाव करेगा ही ना, वो बोलेगा भाई मैं तो मालिक के काम से जा रहा था और आपको चोट लग गई, तो वो अपना बचाव इस प्रकार लेगा, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, अभी ये समझिएगा इसका भी एक छोटा सा अपवाद है कि कब इसको नौकर को छूट मिलेगा और कब मालिक को छूट मिलेगा, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे धीरे धीरे बढ़ते हुए, ठीक है। अभी केवल आपको ये समझना है कि इसका जो सिद्धांत है पहला, वो है कि दूसरों के माध्यम से कार्य करने वाला ही असली कर्ता माना जाएगा,
ठीक है। और दूसरा है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, इसका मतलब होता है प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी है। ठीक है, इसमें ये होता है कि मुख्य या जो प्रधान व्यक्ति जो होता है ना, उसी को दायी ठहराया जाता है। ठीक है, इसमें जो रहता है कि जो नियोजन होता है, नियोजन के अनुक्रम में नौकर द्वारा किए गए सभी स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से आदेशित कार्य स्वामी द्वारा किए गए समझे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे नौकर को नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे जो प्रधान व्यक्ति है, यहाँ पे जो ये मालिक है ना, दूसरे सिद्धांत के अनुसार में यहाँ पे डायरेक्ट आप जब अपकृत्य के लिए वाद लाओगे तो सीधा मालिक के ऊपर ही लेके जाओगे। ठीक है, तो आप अभी ये देखिए कि इसका जो दो सिद्धांत है वो क्या है। पहला सिद्धांत ये बोलता है कि दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला ही असली कर्ता है, और दूसरा ये है कि प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत जो है ना, ये इसी के बेस पे ही आप कुछ बोल सकते हो आगे, है ना। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब ये समझिए कि ये सिद्धांत कहाँ पे, ये किस किस दशा में लागू होंगे। ठीक है, अब ये लागू होने का इसका जो दशा है वो इस प्रकार है। पहला है कि जो अभिकर्ता है, ठीक है, जो अभिकर्ता है, अभिकर्ता के अकृत्य के लिए प्रधान का दायित्व। दूसरा बोलता है किसी फर्म के भागीदारों के अकृत्य के लिए दायित्व। ठीक है, तीसरा बोलता है कि सेवक, आप इसको देखते जाइएगा ये कैसा है। ठीक है, नौकर तो सब होते हैं, ठीक है, बस उसका जो स्वरूप है वो बदल गया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक जगह पे नौकर को क्या बोला जाएगा, दूसरी जगह पे क्या बोला जाएगा। यानी कि आप जिसको पेमेंट देते हो, ठीक है, अपने काम कराने के लिए, उसका, हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं ही भूल गई। ठीक है, हाँ, मतलब कि ये है कि आप जो अपने काम के लिए किसी को नियुक्त करते हो ना, तो कौन सी स्थिति में और कौन सी जगह पे कैसे उसको ट्रीट करते हो, वह इसके बारे में ये है। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ उसका डिटेल। बालकों अकृत्य के लिए माता पिता देखिए, तो इसमें जो पहला जो दशा है ना, वो ये सिद्धांत कब लागू होगा, उसका ये 4 दशा है। पहला में ये बोलता है कि जो अभिकर्ता के अकृत्य के लिए प्रधान का दायित्व, यानी कि जो प्रधान व्यक्ति होता है, यानी कि आप इसको अपने अपने लिए देखिए कि आप प्रधान हो और अपने माल विक्रय के लिए किसको नियुक्त करते हो, कोई अभिकर्ता को नियुक्त करते हो। ठीक है, उसके बारे में है कि अभिकर्ता के अकृत्य के लिए यहाँ पे प्रधान व्यक्ति का दायित्व होगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे किसी फर्म के, ठीक है, किसी फर्म के भागीदारों के अकृत्य के लिए दायित्व। तो यहाँ पे जो फर्म है और भागीदार, ये दो अलग अलग हैं, एक ही नहीं होंगे ना। फर्म और भागीदारी अलग अलग होता है, या भागीदारों का जो वो रहते हैं ना इसमें, यानी फर्म को अलग गिना जाता है और भागीदारों को अलग गिना जाता है। ठीक है, उसके लिए किसको दायी ठहराएगा, यानी फर्म को माना जाएगा। सेवक के अकृत्य के लिए स्वामी या मालिक को। ठीक है, ये ये जो है, ये सब जो है ना, ये अभिकर्ता, ये भागीदार, ये सेवक, ये सब एक नौकर की श्रेणी में माना जाता है।
है कि नहीं? बस अगर आप फर्म में हो तो भागीदार माना जाएगा। हालाँकि क्या है, भागीदार क्या लेता है? पेमेंट लेता है ना? हिस्सा लेता है अपना, ठीक है? पर है तो वो उसका मतलब फर्म के फर्म को बढ़ाने के लिए या फर्म को बढ़ाने के लिए क्या करता है वो? काम करता है ना, काम के बदले में पेमेंट लेता है, तो उसको हम नौकर बोल सकते हैं, ठीक है? पर ये नौकर का श्रेणी मान सकते हो आप, ठीक है? तो यहाँ अभिकर्ता, भागीदार और यहाँ पे सेवक। अब बालकों के मामले में क्या होगा? बालकों के अपकृत्य के लिए माता पिता या संरक्षक, ठीक है? ये नौकर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे किसके लिए लागू होगा ये बात है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो बालक है, अगर बालक के द्वारा कोई अपकृत्य होता है तो उसके लिए माता पिता या संरक्षक को आप उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। जैसे कि अभी कोई नया कानून है कि अगर आपका बच्चा 18 वर्ष का नहीं हुआ है और गाड़ी चला रहा है और किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या होगा? पुलिस वाला बच्चे को कुछ नहीं बोलेगा ज्यादा, वो सीधा उनके पेरेंट्स को बुलाएगा, है ना? और पेरेंट्स को सजा होती है, ठीक है? इसलिए अब एकदम वो स्ट्रिक्ट हो गया है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने नहीं देना है, ठीक है? तो ये जो 4 आपको सिद्धांत जो दशा बताया मैंने, इसको आप याद रखिएगा कि किस दशा में लागू होगा। यानी कि कोई अभिकर्ता होना चाहिए और प्रधान होना चाहिए, कोई फर्म होना चाहिए और उसके भागीदार होने चाहिए, सेवक होना चाहिए और स्वामी होना चाहिए, कोई बच्चा होना चाहिए, है ना? और उसके माता पिता होने चाहिए या कोई संरक्षक होने चाहिए। तो इनके ऊपर ये दायित्व, है ना, लागू किया जा सकता है, ये सिद्धांत लागू किया जा सकता है प्रतिनिधिक दायित्व का, ठीक है? यानी कि आप इसको नॉर्मल भाषा में समझो कि अगर आपने कोई अपकृत्य किया है, आप 18 से कम के हो, ठीक है? तो आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा या आपके ऊपर वाद नहीं लाया जा सकता, है ना? आपके पेरेंट्स को सीधा बोला जाएगा या उनको वाद में घसीटा जाएगा, ठीक है? वैसे ही मालिक और नौकर के साथ में होता है, ठीक? अब आगे देखिएगा कि प्रतिनिधि दायित्व किसके मध्य होगा। तो मैंने अभी आपको इसका शॉर्ट में बताया था, तो अभी आप बता ही सकोगे, ठीक है? ये होता है आपका स्वामी और सेवक, स्वामी और सेवक, स्वामी तथा सेवक लिखना पड़ेगा, ठीक है? अथवा हो जाएगा नहीं तो। और दूसरा बोलेगा इसमें मालिक और अभिकर्ता। और क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया पीछे, फर्म के भागीदार, चौथा है आपका नियोजक तथा स्वतंत्र ठेकेदार, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो, इनके मध्य ही प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होगा, ठीक है? अब ये कैसे उत्पन्न होता है इसको आप समझिएगा, ठीक है? आप बोलोगे मैडम टॉट कर रहे हैं, टॉट हो रहा है, तो कैसे हो सकता है ऐसा? थोड़ा सा मतलब कैसे बोल सकते हो कि ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, किस माध्यम से होगा, है ना? तो ये होता है आपका अनुसमर्थन दान, बाय रेटिफिकेशन। दूसरा होता है आपका विशेष विशेष संबंधों के कारण। और तीसरा होता है प्रेरणा द्वारा, ठीक है? अब आप इसको ये समझिएगा कि अनुसमर्थन के द्वारा कैसे होगा,
है ना। अनुसमर्थन किसको बोलोगे? अरे भाई अगर आप किसी नौकर को रखोगे अपने पास में, है ना, या किसी एजेंट को रखोगे तो उसको कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके साथ में, है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है। यहाँ पे क्या है कि उसका अनुसमर्थन मिलना चाहिए। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बिना किसी प्राधिकार के ही कोई कार्य करता है, ठीक है, और बाद में वह अन्य व्यक्ति उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है। अनुसमर्थन का मतलब रेक्टिफिकेशन, हामी भर देना, ठीक है, कर देता है, तो वह अन्य व्यक्ति, है ना, वो अन्य व्यक्ति उस कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाता है। और मतलब कि ये होता है कि अनुसमर्थन करने वाला व्यक्ति कार्य द्वारा बद्ध हो जाता है, भले ही वह कार्य उसके फायदे के लिए हो या नुकसान के लिए। इस सिद्धांत का आधार क्या होता है कि प्रत्येक अनुसमर्थन भूतकाल से संबंधित होता है और यही कारण है कि वह पूर्व अनुरोध या कहने पर किए गए कार्य का समान होता है, ठीक है। यानी कि आप इसको ये समझ सकते हो कि अनुसमर्थन क्या होगा, यानी कि आपने कुछ काम कर दिया मेरे बोलने से पहले, या मैंने आपको कोई नियुक्ति नहीं दी है, मैंने आपसे कुछ बोला नहीं है, पर आपको ऐसा लगता है कि मैडम ने ऐसा कहा है या कहने वाली है या कह सकती हैं, और आपने क्या किया, वो काम को कर दिया है। मान लो गलत काम के लिए बोला मैंने, ठीक है, सोचा है मन में पर कभी बोला नहीं आपको, आपने मेरे मन की बात को जान ली और वो काम को कर दिया, ठीक है, तो वहां पे मेरा अनुसमर्थन नहीं है, मैंने कुछ बोला नहीं है आपको पर आपने कर दिया है, ठीक है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? केवल और केवल आप, ठीक है, क्योंकि आपने मेरा अनुसमर्थन बाय रेटिफिकेशन नहीं लिया है, मेरा जो सम्मति बोलते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं लिया है, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं होंगी। वो काम आपने अपनी स्वेच्छा से किया है, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी केवल आपको माना जाएगा। अगर मैंने उसके लिए हामी भरी बाद में, ठीक है, आप काम करके आए और आपने मुझे बताया कि मैडम आपने जो सोचा था काम, मन में जो सोच रहे थे आप, वो मैंने करके आ गया, मैं इसको निपटा के आ गई, है ना, तो मैंने बोला ठीक है बहुत अच्छा किए, तो वो क्या हुआ, वो मेरा हामी भरना हुआ। अगर मैंने आपको प्रोत्साहित कर दिया कि हाँ आपने अच्छा किया, तो वो आपके लिए प्रोत्साहन होगा और यहाँ पे अनुसमर्थन कहलाएगा वो, ठीक है। तो अगर मैंने हामी भरी तो यहाँ पे मैं लाइबल होंगी, ठीक है। मर्डर वाली बात तो यहाँ पे नहीं आएगी, बट दूसरी चीज के बारे में बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि ये आईपीसी में भी ऐसा लागू होता है कि आपने सम्मति दी है कि नहीं दी है वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो देखा अनुसमर्थन वाला, उसका उदाहरण ऐसा समझिए आप, ठीक है। अपने मन से अगर आप कोई काम कर रहे हो, मेरी या दूसरे की अनुमति नहीं ले रहे हो, अनुसमर्थन नहीं ले रहे हो, तो उसके लिए लाइबल कौन होगी? आप होगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि जो दूसरा है विशेष संबंध के कारण उत्पन्न दायित्व, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा समय हो जाता है कि जो दो व्यक्ति होते हैं अचानक से ना कुछ संबंध में बंध जाते हैं, है ना, या कुछ काम के कारण बंध जाते हैं, जैसे कि स्वामी और सेवक, स्वामी और सेवक, और क्या होगा, वो जो मैंने आपको पीछे बताया स्वामी तथा स्वतंत्र ठेकेदार, ठीक है, और होगा मालिक तथा अभिकर्ता, कंपनी तथा उसके निर्देशक, फर्म तथा भागीदार, संरक्षक तथा प्रतिपाल्य, है ना, और पति और पत्नी, ठीक है। तो पति और पत्नी वाला जो किस्सा है वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्यों होगा, ठीक है। अगर पति कोई गलती कर रहा है या कोई अकृत्य किया है, तो उसके लिए ये माना जाता है कि पत्नी जो है उसमें उसकी सहभागिता है, ठीक है, या उसको वो चीज मालूम है, ऐसा वो स्वाभाविक रूप से माना जाता है, ठीक है। बाकी जो आप ये समझ रहे हो कि स्वामी और सेवक, है ना, ये संबंध तो आप समझ ही सकते हो कि क्या होगा। स्वामी तथा स्वतंत्र ठेकेदार, मालिक तथा अभिकर्ता,
कंपनी तथा निदेशक, फर्म तथा भागीदार, संरक्षक तथा प्रतिपालक और पति और पत्नी, ये जो क्या है विशेष संबंध की कोटि में आएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा भी प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और उसके बाद बोलता है कि बाई अबेंडमेंट या दुष्प्रेरण से, उत्प्रेरणा या दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण को बताने का जरूरत नहीं है कि क्या होता है, उसके द्वारा भी क्या होता है कि आपका प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग को कहाँ पे और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, एक सेकेंड। चलो आप लोग कुछ पूछो। मैम मेरे ख्याल से स्वतंत्र ठेकेदार नहीं आएगा मैम। है इसमें, पूछो क्यों क्यों मैम? और कैसे आएगा। मैम देखो ने एक एग्जांपल पढ़ा था, जैसे हाँ कोई मालिक अपने मतलब जो नौकर अपने मालिक का वाहन चलाता है तो जिम्मेदार होता है, लेकिन जैसे कि हम लोग टैक्सी किराए में लिए और टैक्सी से जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि वो स्वतंत्र ठेकेदार या कर मतलब वो है, अच्छा, कर्मचारी मुझे है। ये बताइए कि अगर वो गाड़ी, ठीक है, स्वेच्छा से किसी से लेके चला रहा है, यानी कि ऐसा होता है ना, टैक्सी जो हम हैं, टैक्सी को कई बार क्या करते हैं, खरीदते तो नहीं है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी से ले लेते हैं उधारी में। जी मैम। उधारी मतलब कि जैसे कि ओला वाला जो चलता है ना, उसका जो मालिक रहता है वो कौन रहता है, वो कोई और ही तो रहता है ना। जी वो मैम। जो ड्राइवर चलाता है वो थोड़ी ना रहता है। तो वो हालांकि वो अपना स्वतंत्र काम कर रहा है, ठीक है, पर जो गाड़ी है वो किसकी है, वो गाड़ी तो कंपनी। मालिक की है ना भाई, जी मैम। उससे कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो आगे हम इसको अभी डिटेल समझेंगे ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि क्या हो सकता है, तो इसको आप आगे अभी धीरे से समझिएगा कि ये कहाँ पे आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो आप स्वतंत्र ठेकेदार बोल रहे हो ना, तो ये यहाँ पे लिखा है, मतलब ये आएगा ही। ठीक है, ये पुस्तक में गलत नहीं हो सकता, अगर हम बता रहे हैं तो गलत हो सकता है, पर पुस्तक में लिखा हुआ है कि स्वतंत्र ठेकेदार आएगा, तो वो आएगा। ठीक है, हम उसको आगे आगे डिटेल देख लेंगे। वैसे आपका जो क्वेश्चन था, आपने जो दिमाग लगाया बहुत अच्छा था। ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा हमको कि वो क्या फिट होगा वहां पे। ठीक है, और सरोज। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये समझ में तो आ गया ना आप लोग को क्या है। जी मैम। ठीक है, यानी कि आप अगर टॉट समझ चुके हो, अपने लिए समझ चुके हो, तो दूसरे के लिए, आपने किसी को रखा है उसके लिए भी अपना दायित्व समझोगे। ठीक है, यानी कि अब क्या होता है कि आप उस चीज को समझने का प्रयास करो। छोटा सा चीज है, अब उसको छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि आपने अपने घर एक नौकर रखा है। जैसे गाँवों में नौकर रहते हैं ना, क्या होता है, रखे रहते हैं काम वाम करने के लिए, घर सफाई करने के लिए। गांव में अधिकतर ऐसा होता है, और शहर में भी होता है, पर गांव से एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है,
हालांकि गांव में ऐसा लोग केस नहीं करते हैं ज्यादा, शहर में ज्यादा होता है ये सब चीज। तो गांव हो या शहर हो, केवल नॉर्मल ये आप समझिए कि आपने एक काम के लिए किसी को नियुक्त किया, ठीक है, यानी कि आपने नौकर रखा एक, और आपने उसको बोला है कि जा भाई तू यहां से जाना, सीधा गोल बाजार जाना, और उसका डायरेक्शन भी आपने उसको बता दिया है कि यहाँ से सीधा लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, फिर राइट लेना, तो गोल बाजार आ जाएगा। तो तेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है और अलग डायरेक्शन मत पकड़ना, है ना। तो उस नौकर ने क्या किया कि गया तो वो आपके डायरेक्शन से, ठीक है, आते समय उसने क्या किया कि थोड़ा सा रास्ता बदल दिया, ठीक है, यानी कि आपने जो बताया था उस डायरेक्शन से थोड़ा सा टर्न होके आया। उसने क्या सोचा कि चलो इतना दूर आया हूं तो अपना काम भी कर लेता हूं, ठीक है। उसने जैसे ही आपका साइड छोड़ा, यानी आपने जैसा बताया था उस साइड को उसने जैसे ही छोड़ा, वहां पे उसका उत्तरदायित्व तो चालू हो जाएगा, उसके साथ जो होगा उसके लिए, और वो किसी के साथ करेगा उसके लिए, ठीक। अब अगर वहीं पे ये होता कि वो जो नौकर है आपने जो डायरेक्शन बताया था उसी से वो गया और उसी से वो वापस आया, उसके बीच में अगर वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? उसके लिए लाइबल होगा आपका मालिक, यानी कि आप। मतलब कि नौकर का जो मालिक था यानी कि आप, ठीक है। नौकर जिम्मेदार नहीं होगा। अगर गाड़ी से चोट लगी है तब की बात है, यानी कि एग्जाम्पल में गाड़ी भी है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, जिससे हमको अभी आगे इसको समझना है, ठीक है। बड़े बड़े केसेस हैं और बहुत आईएमपी क्वेश्चंस भी हैं इसमें जो बहुत बार पूछे जाते हैं। राज्य का दायित्व से तो पूछता ही है, ठीक है। और प्रातिनिधिक दायित्व में कहाँ कहाँ पे आएगा, जैसे कि ये बोला ना कोमेश की स्वतंत्र ठेकेदार नहीं आएगा मैडम, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज करने के लिए इसको पूछता है क्वेश्चन, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे घोल मेल के ना ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। अभी काम नहीं आएगा तो आएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक है। और अभी आप लोग जो दिला रहे हो बीएलएलबी वाले हो कि एलएलबी वाले हो, सॉरी मैं भूल गई फिर से, तो क्या होगा इसमें भी ये आता ही है, राज्य का जो कृत्य है वो आईएमपी है, ठीक है। जी तो मैम। ठीक है, आज समझ में आया ना आप लोग को, ठीक है। हाँ तो मैम। आज क्लास खत्म करें यहीं पे, जी मैम। ठीक जी है। मैम। चल, अरे ज्योति भी है क्या? हाँ जी मैम। अरे ज्योति, सॉरी सॉरी, मुझे आप दिखे नहीं, सॉरी कोई सॉरी। बात आपको कोई प्रॉब्लम? नो मैम, नहीं है मैम। समझ में आ गया? जी मैम, आया मैम। ठीक है, चलो संध्या भी आ गई है अब, क्यों? संध्या कहाँ है मैम? संध्या मैम घर नहीं के बाहर है। अच्छा वो एक क्लास में भी है मैम संध्या, इसीलिए बोली मैं। अच्छा नहीं, मैं बाहर वाला संध्या को बोल रही हूँ, ठीक है। संध्या की बेला हो गई है भाई, अब थोड़ा सा बोल रहा है कि चलो रेस्ट करो, ठीक है। बहुत पढ़ ओके लिया आप लोग, मैम। ठीक है। बस ये बोलना चाह रही मैं कि जितना भी आप पढ़ते हो ना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, है ना। क्या है, सर लोग को भी गुस्सा आता है अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो क्या उनका मेहनत भी फेल हो जाता है ऐसा लगता है, ठीक है। प्रयास अपने लिए किया करो, ठीक है। जी चलो मैम। आज की क्लास खत्म करते हैं, सबको बाय बाय। बाय मैम।